विल्हेम फेडरिक हीगल के राजनीतिक दर्शन पर चर्चा चल रही थी। हमने देखा था कि उसने कैसे मानव इतिहास की दार्शनिक व्याख्या प्रस्तुत की। अपनी दार्शनिक व्याख्या के तहत उसने क्या माना कि ये विश्व, ये समस्त सृष्टि एक दैवीय विचार के विकास का परिणाम है, विश्वात्मा के विकास का परिणाम है। यानी इस सृष्टि को जन्म देने वाला एक विचार है, कोई भौतिक तत्व नहीं। और ये विचार कैसा है? निरंतर गतिमान है, वो गति कर रहा है, स्थिर नहीं है, क्योंकि उसका लक्ष्य अपनी पूर्णता को प्राप्त करना। पूर्णता को प्राप्त करने के लिए वो निरंतर गतिमान है और विभिन्न सांसारिक वस्तुओं में, जड़ चेतन वस्तुओं में अपने आप को अभिव्यक्त करता रहता है। तो सृष्टि की जितनी भी चीजें हैं वो निरुद्देश्य नहीं है, हर के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य है, क्योंकि तर्क काम कर रहा है। दैवीय विचार जिसने सृष्टि का निर्माण किया, जो सृष्टि में व्याप्त है, जो सृष्टि में गतिशील है, उसने सोच विचार कर हर चीज, हर संस्था के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य निश्चित किया हुआ है। अब ये जो गति होती है विश्वात्मा की, ये गति द्वंद्व के नियम के अनुसार होती है, ऐसा हीगल ने माना। द्वंद्व की पद्धति उसने सोक्रेटिस से ग्रहण की थी, जिसका मतलब होता है वाद विवाद करना। द्वंद्व के नियम के अंतर्गत ये माना जाता है कि कोई भी विचार जो विकसित होता है वो अपने अंदर निहित विरोधी गुण के कारण विकसित होता है। केवल विचार ही नहीं, कोई भी संस्था, सृष्टि का कोई भी तत्व इसी प्रक्रिया के आधार पर विकसित होता है। कौन सी प्रक्रिया? द्वंद्व की प्रक्रिया। और द्वंद्व की इस प्रक्रिया में विरोधी गुण का बहुत ज्यादा महत्व होता है। अक्सर हम आम जनजीवन में विरोध को महत्व नहीं देते। कोई व्यक्ति अगर हमारा विरोधी है, कोई विचार यदि हमारा विरोधी है, तो हम उसको आसानी से स्वीकार नहीं करते। ये कहते हैं अनायास ही ये विरोध कर रहा है, विरोध करना इसका काम है। लेकिन हीगल क्या कहता है कि वैचारिक दुनिया में विचारों के विकास में इस विरोधी तत्व का बहुत ज्यादा महत्व होता है, क्योंकि विरोध के माध्यम से, और ये विरोध कैसे प्रकट होता है? वाद विवाद के माध्यम से प्रकट होता है। जब हम किसी विषय पर विचार करते हैं तो उसके सभी पहलुओं को जानने की कोशिश करते हैं, जो सकारात्मक पहलू है वो भी, जो नकारात्मक पहलू है वो भी। वो नकारात्मक हमें लग सकता है, लेकिन उसका परिणाम नकारात्मक नहीं होता, क्योंकि जब हम किसी चीज पर विचार करते हैं, उसके विभिन्न पक्षों से परिचित होते हैं, उसके गुण अवगुणों से परिचित होते हैं, तो उस विषय के बारे में, उस विचार के बारे में हमारा ज्ञान बढ़ता है। और केवल ज्ञान ही नहीं बढ़ता, बल्कि उस चर्चा परिचर्चा, उस वाद विवाद के साथ हम एक नए विचार तक, एक नए निष्कर्ष तक भी पहुंचने की कोशिश करते। आधुनिक युग में जब लोक प्रशासन का विकास हुआ, यूरोप और अमेरिका में लोक प्रशासन के बहुत सारे सिद्धांत निर्मित किए गए, बहुत सारे
सिद्धांतकार आए, उनमें से संगठन को परिभाषित करने वाला एक सिद्धांत हरमन क्लीवलैंड है, जो क्या कहता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को लाइव बनाए रखने के लिए, उद्देश्य तक पहुंचने के लिए एक प्रबंधक को क्या करना चाहिए, अपने यहाँ संघर्षों को प्रोत्साहित करना चाहिए, सुनियोजित ढंग से संघर्ष उठाने चाहिए, विरोधी विचार उठाने चाहिए, क्योंकि इससे संगठन का विकास होता है। उस संस्था से जुड़े, उस संगठन से जुड़े कई सारे पहलू, कई सारी समस्याएं, कई सारे पक्ष सामने आते हैं, तो वो संगठन तेजी से विकास की ओर अग्रसर होता है। तो संघर्ष या विरोधी विचार बुरी चीज नहीं है, बल्कि उससे फर्दर डेवलपमेंट होता है, चाहे वो विचार हो या संस्था। हीगल ने द्वंद्व की पद्धति को वैचारिक क्षेत्र में खास तौर से अपनाया कि दैवीय विचार का विकास द्वंद्व की प्रक्रिया के आधार पर होता है। द्वंद्व की इस प्रक्रिया के वो 3 चरण बताता है। कौन से 3 चरण? वाद, थीसिस, प्रतिवाद, एंटीथीसिस, और संवाद या संश्लेषण, जिसको सिंथेसिस का नाम दिया। ये वाद क्या है? हीगल कहता है कि वाद किसी भी विचार का प्रारंभिक स्वरूप है, मूल स्वरूप है। कोई भी विचार जब एकदम नया नया सामने आता है तो हमें वो अपने मूल रूप में दिखाई देता है, उसको वाद कह सकते हैं। लेकिन इस वाद की खासियत क्या होती है, इस मौलिक विचार की खासियत क्या होती है कि ये मौलिक विचार अपने अंदर विरोधी विचार को भी समेटे हुए है, क्योंकि किसी भी विचार का कोई एक ही पक्ष नहीं होता। जैसे आजकल आत्मनिर्भर भारत की चर्चा हो रही है कि भारत आत्मनिर्भर कैसे बने और क्यों बनना चाहिए। अगर इसे हम वाद के रूप में प्रेजेंट करते हैं तो इस वाद में विरोधी तत्व भी हैं, यानी कुछ विचार ऐसे भी हैं जो ये मानते हैं कि भारत के आत्मनिर्भर बनने के मार्ग में कई बाधाएं हैं, इन वजहों से भारत आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। दूसरा विरोधी विचार ये है कि आत्मनिर्भर बनना क्यों जरूरी है? क्या भारत दुनिया से अलग थलग हो जाना चाहता है, कट जाना चाहता है? वैश्वीकरण के दौर में क्या ये पॉसिबल है? जब राष्ट्रों की अंतरनिर्भरता की बात हो रही हो, ऐसे में आत्मनिर्भरता की बात करना क्या अपने ही हितों पर कुठाराघात नहीं करना है? ये विरोधी विचार है। ये किस रूप में है? एंटीथेसिस के रूप में। पहले मूल विचार आया, उस मूल विचार को काटने के लिए उसके साथ ही विरोधी विचार भी आ गया। हीगल इसको कहता है ये एंटीथेसिस। ये एंटीथेसिस, ये विरोधी विचार जब आया तो ये मौलिक विचार को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। इन दोनों स्थितियों में संघर्ष हो रहा है, मौलिक विचार में संघर्ष हो रहा है और विरोधी विचार में संघर्ष हो रहा है। इस संघर्ष के बाद एक नया स्तर सामने आ रहा है, एक नया विचार सामने आ रहा है, उसको हीगल ने नाम दिया संवाद या संश्लेषण। इन दोनों के संघर्ष से एक नया विचार विकसित हुआ, और इस नए विचार की खासियत क्या है कि इसमें पहले वाले के गुण भी हैं और दूसरे वाले के गुण भी हैं। जैसे उसी उदाहरण को आप लीजिए, आत्मनिर्भर भारत के विचार को
आत्मनिर्भर भारत कैसे बने, वाद हो गया। आत्मनिर्भर भारत क्यों बने, उसके मार्ग में कौन सी बाधाएं हैं, विश्व से अलग थलग हो जाएगा, ये प्रतिवाद है, विरोधी विचार है। अब इन दोनों के संघर्ष के बाद एक खूब विचार विमर्श हुआ इस मुद्दे पर। ऑनलाइन बहुत सारे वेबिनार्स इस पर आयोजित किए गए, मीडिया में चर्चा हुई। संश्लेषण के रूप में क्या निकल कर आ रहा है, एक नया विचार। नया विचार क्या है कि मौजूदा जो कोविड का दौर हमने देखा, दुनिया ने देखा, उसको देखते हुए कि कैसे सीमाएं बंद हो गई, आदान प्रदान रुक गया संक्रमण को रोकने के लिए। ऐसी स्थिति में अपने देश की जरूरतों को पूरा करने के लिए आत्मनिर्भरता जरूरी है, यानी वाद इसमें शामिल है। लेकिन इस आत्मनिर्भरता के साथ साथ हमें ये भी देखना होगा कि भारत दुनिया से कट न जाए। यानी भारतीय आत्मनिर्भरता का मतलब ये नहीं है कि भारत दुनिया से अलग थलग रहेगा। वो दुनिया को साथ लेते हुए, दुनिया को देते हुए अपनी आत्मनिर्भरता के विचार को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि दुनिया से कट जाना भारत को प्रगतिशील नहीं बना पाएगा, भारत को दुनिया की एक बड़ी शक्ति के रूप में नहीं उभार पाएगा। तो ये जो विचार था, ये संश्लेषण था, और इस संश्लेषण में ये दोनों विचारों के गुण, पूर्व के दोनों विचारों के गुण, यानी वाद और प्रतिवाद, दोनों के गुण शामिल हैं, और इनके संघर्ष से मिलकर ये एक नए विचार के रूप में हमारे सामने आ रहा है। ये है द्वंद्व की पद्धति, जिसको हीगल ने प्रतिपादित किया जब वो मानव इतिहास की दार्शनिक व्याख्या प्रस्तुत कर रहा है। अब हीगल ये कहता है कि ये द्वंद्व की प्रक्रिया अनवरत रूप से चलती रहती है, यानी जो संवाद या संश्लेषण है ये अंतिम नहीं होता, इसमें से फिर एक नया वाद निकलता है, एक नया विचार निकलता है। नया विचार क्या निकलेगा? आत्मनिर्भर भारत को बनाना है तो उसके लिए किन किन क्षेत्रों को प्राथमिकता देनी होगी, किन किन क्षेत्रों में नए इन्वेंशंस करने होंगे, नई रणनीतियां तय करनी होंगी। अब उस दिशा में काम होगा, फिर उसका भी विरोधी विचार सामने आएगा, और उस विरोधी विचार के बाद फिर एक तीसरा नया विचार आएगा। यानी हर संश्लेषण से नए वाद का जन्म होगा, नए वाद के साथ प्रतिवाद जुड़ा होगा, वाद और प्रतिवाद मिलकर फिर से संवाद को जन्म देंगे। ये प्रक्रिया अनवरत रूप से चलती रहती है, और इसी प्रक्रिया के आधार पर सृष्टि का विकास होता है, दैवीय विचार का विकास होता। तो इस द्वंद्व के नियम के आधार पर हीगल ने क्या प्रतिपादित किया कि विरोधी पक्ष का, विरोधी तत्व का किसी विचार के विकास में बहुत बड़ा योगदान होता है। जहां तक संस्थाओं के विकास की बात है, हीगल ने स्वयं उदाहरण दिया है वाद, प्रतिवाद और संवाद की प्रक्रिया को लागू करते हुए। विश्वात्मा अपने आप को जब विकसित बनाती है, विकसित करती है, तो द्वंद्व के नियम के अनुसार सबसे पहले उसने अपने आप को जड़ जगत में व्यक्त किया। विश्वात्मा एक विचार है, दैवीय विचार है, उसकी अभिव्यक्ति इस भौतिक जगत में होती रहती है, ऐसा हीगल ने माना। तो विश्वात्मा ने सबसे पहले अपने आप को जड़ जगत में व्यक्त किया, यानी जड़ चीजों का अस्तित्व पहले सामने आया। तो ये जड़ जगत क्या है? वाद है।
हीगल ने खुद उदाहरण दिया है। उसके बाद इसी जड़ जगत में कुछ विरोधी गुण थे, उन विरोधी गुणों से इंटरेक्शन हुआ, संघर्ष हुआ और एक नया जगत बना, जैव जगत, जीव जंतुओं का डेवलपमेंट हुआ। तो ये जीव जंतु क्या है? प्रतिवाद है, प्रतिपक्ष है। और फिर विकास की प्रक्रिया जब और आगे बढ़ी, द्वंद्व के नियम के अनुसार जड़ जगत और जैव जगत में संघर्ष चला आपस में, और इस विरोधी गुण के कारण नई मानव जाति का जन्म हुआ, जिसमें जड़ भी है और चेतन भी है, यानी वाद और प्रतिवाद दोनों के गुण समाहित। मनुष्य में जड़ कैसे है? जड़ तत्व कैसे है? कहते हैं ना, मानव शरीर पंचभूतों से मिलकर बना है, क्षिति जल पावक गगन समीर। तो ये जो शरीर है, ये जो शरीर है, शरीर के अंदर जो ठोस है वो जड़ है, और शरीर की जो क्रिया है, जो आत्मा है, जो चेतना है, वो चेतन है, वो जैव है, जीवित है। तो इस मानव जाति में जड़ और चेतन दोनों पक्ष समाहित है। तो ये मानव जाति एक संश्लेषण के रूप में हमारे सामने आती है, सिंथेसिस के रूप में सामने आती है। दूसरा उदाहरण दिया हीगल ने परिवार, समाज और राज्य का, कि संस्थाओं का विकास जब इस धरती पर हुआ, मनुष्य के बाद क्या बनी? संस्थाएं बनी। अब देखिए, मानव जाति अगर संश्लेषण है तो इस संश्लेषण में ही एक नया वाद सामने आ रहा है, नया विचार सामने आ रहा है। किस रूप में? कि मानव जाति अकेले सरवाइव नहीं कर सकती, उसको अपने सर्वाइवल के लिए, अपने जीवन के लिए संस्थाओं की जरूरत पड़ती है, सहयोग की जरूरत पड़ती है। लिहाजा मानव जाति की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए संस्थाएं उदित हुई, और इन संस्थाओं में जो प्राथमिक संस्था है वो परिवार, यानी संस्थाओं की दृष्टि से परिवारवाद है, क्योंकि ये सबसे पहले वजूद में आ रहा है। लेकिन इस परिवार के साथ कुछ विरोधी तत्व हैं जो अंतर्निहित हैं उसमें, यानी परिवार मनुष्य की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं है, तो फिर उसी परिवार से समाज जन्म ले रहा है, जो एक प्रतिवाद के रूप में है, जो उन आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है जिन्हें परिवार पूरा नहीं कर पाता। समाज में परिवार का सहयोग भी है तो एक नया तत्व भी है, संघर्ष और प्रतिस्पर्धा, जो हित पर आधारित है। हर व्यक्ति समाज में अपने हित की आकांक्षा करता है और उस हित को प्राप्त करने के लिए वो प्रतिस्पर्धा में संलग्न होता है, संघर्ष में संलग्न होता है। तो परिवार जैसे वाद से समाज जैसा प्रतिवाद निकला, प्रतिपक्ष निकला, और फिर इन दोनों के संघर्ष से एक नई संस्था जन्म लेती है, जो है राज्य। ये राज्य संश्लेषण है, क्योंकि इस राज्य में परिवार के गुण भी हैं और समाज के गुण भी, लेकिन राज्य इन दोनों संस्थाओं से ऊपर है, विकसित है, क्योंकि ये इन दोनों को समायोजित करने का, नियंत्रित करने का कार्य करता। राज्य के अंदर सहयोग भी है, संघर्ष भी है और समायोजन भी। तो इस तरीके से
संस्थाओं की दृष्टि से परिवारवाद है हीगल की दृष्टि में, समाज प्रतिवाद है और राज्य संश्लेषण। अब राज्यों के विकास को अगर देखें तो हीगल ये मानता है कि राज्यों का विकास जिस क्रम में हुआ उनमें सबसे पहले यूनानी राज्य आए। यूनान में सबसे पहले राज्य अस्तित्व में आए, तो इसलिए यूनानी राज्य क्या है? वाद है। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि मध्य युग में धार्मिक राज्यों का उद्भव हुआ। इस राज्य की, यूनानी राज्य की खासियत क्या थी कि यद्यपि कई स्थानों पर एक शासक के हाथ में सत्ता थी, लेकिन फिर भी वो सत्ता विवेकपूर्ण ढंग से इस्तेमाल की जाती थी। विवेक का तत्व यूनानी जगत में हावी था। प्लेटो और एरिस्टोटल के चिंतन में आप देख चुके हैं। मध्य युग में क्या हुआ? जो विवेकी राज्य थे, विवेक आधारित राज्य थे, वो धार्मिक राज्य में परिवर्तित हो गए, यानी धर्म आधार हो गया, धर्म को सर्वोच्चता प्राप्त हो गई। राजा की तुलना में राज्य की तुलना, ये धार्मिक राज्य यूनानी राज्यों में निहित अंतर विरोधी गुण के कारण ही अस्तित्व में आए। तो ये धार्मिक राज्य प्रतिवाद हो गए और हीगल ये कहता है कि इन धार्मिक राज्यों के बाद जो राष्ट्रीय राज्य उदित हुआ वो राष्ट्रीय राज्य संवाद या संश्लेषण है। जिस राष्ट्रीय राज्य में यूनानी राज्यों का विवेकवाद भी है और मध्ययुगीन राज्यों में जिस धार्मिक सत्ता की बात कही जाती थी, वो भी प्रकारांतर से राष्ट्रीय राज्यों में उनको समायोजित करने की कोशिश की गई है। यानी विभिन्न धर्मावलंबियों को अपने धर्म के अनुसार आचरण करने की छूट मिलती है। ज्यादातर राष्ट्रीय राज्य उदारवादी लोकतांत्रिक राज्य हैं और आजकल धारणा जो डेवलप हो रही है बहुसांस्कृतिक राज्यों की, जिनमें राज्य से ये अपेक्षा की जाती है कि वो ऐसी रणनीतियां अपनाएगा, ऐसी व्यवस्थाएं करेगा कि हर संस्कृति की अलग पहचान भी बनी रह सके और राष्ट्रीय एकता भी सुरक्षित रह सके। धर्म निरपेक्षता का कंसेप्ट ज्यादातर उदारवादी राष्ट्रीय राज्यों में अपनाया जा रहा है ताकि जो विभिन्न धर्मावलंबी हैं वो अपने धर्म के अनुसार अपनी संतुष्टि की हद तक अपने धर्म को मान सके, उस पर आचरण कर सके, उसका प्रचार प्रसार कर सके। तो ये राज्यों के विकास का क्रम है जिसको हीगल ने बताया कि ये विकास भी द्वंद्व के नियम के अनुसार हुआ, जिसमें वाद प्रतिवाद और संवाद की अनवरत प्रक्रिया चल रही है। ऐसे ही शासन व्यवस्था के क्षेत्र में भी हीगल ने उदाहरण दिया द्वंद्वात्मक पद्धति का। उसने माना कि जो पुरानी शासन व्यवस्था थी, जो मूलतः तानाशाही व्यवस्था पर आधारित थी, एक शासक के हाथ में सत्ता होती थी और कई बार वो मनमाने ढंग से शासन कार्य करता था। उसके इस मनमानेपन से तंग आकर ही लोगों ने विरोध का झंडा खड़ा किया। जनता के अधिकारों की बात हुई, एक व्यक्ति के स्थान पर जनता के अधिकारों की बात हुई, लोकतंत्र जैसी व्यवस्था सामने आई। तो ये लोकतंत्र प्रतिपक्ष है, तानाशाही पक्ष है, वाद है। लोकतंत्र
प्रतिवाद है क्योंकि ये इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप निकला है, तानाशाही शासन की प्रतिक्रिया स्वरूप निकला है। और हीगल ये कहता है कि लोकतंत्र और तानाशाही की आपसी अंतःक्रिया के बाद जो शासन तंत्र उदित होगा वो है संवैधानिक राजतंत्र, जो एक संश्लेषण होगा, जिसमें जो राज्य का हेड होगा वो नॉमिनल होगा, लेकिन वो हेड जनता की इच्छा के अनुसार, जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए जनमत के अनुसार कार्य करेगा, खुद से या अपने द्वारा नियुक्त, जनता द्वारा निर्वाचित या जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि हीगल ने जो क्रम बताया शासन व्यवस्थाओं का वो उसी दिशा में विकसित हो, लेकिन हीगल ने अपना पक्ष ये रखा कि लोकतंत्र का जो भावी विकास होगा, लोकतांत्रिक विचार का, वो संवैधानिक राजतंत्र की दिशा में होगा। और कई बार दार्शनिकों के अपने पूर्वाग्रह भी सामने आ जाते हैं, उनके विचारों में जो प्रकट होते हैं। हीगल के साथ भी ऐसा ही हुआ। हीगल राजतंत्रीय व्यवस्था को, संवैधानिक राजतंत्र को सबसे अच्छी शासन व्यवस्था मानता था, और इसकी वजह शायद ये थी कि जर्मनी के लिए, जर्मनी का नागरिक होने के नाते वो जर्मनी को एक सशक्त विकसित राष्ट्र के रूप में देखना चाहता था, और वहां के लिए उसे सबसे ज्यादा सुटेबल संवैधानिक राजतंत्र ही प्रतीत हुआ। इसलिए उसने अपने विचारों में संवैधानिक राजतंत्र को एक संश्लेषण के रूप में, एक मौलिक विचार से अलग शासन तंत्र के रूप में प्रस्तुत किया। इसी प्रकार उसने कला, धर्म और दर्शन के विकास को वाद, प्रतिवाद और संवाद के संदर्भ में विश्लेषित किया। कला का विकास सबसे पहले हुआ, इसलिए हीगल कहता है कि वो वाद है। उसके बाद धर्म का विकास हुआ कला के प्रतिपक्ष के रूप में। कला और धर्म से आगे दर्शन का डेवलपमेंट हुआ, जिसमें कला के भी तत्व हैं और धर्म के भी तत्व। दर्शन एक तार्किक व्याख्या प्रस्तुत करता है दुनिया की, संसार की। तो ये थी इसकी द्वंद्वात्मक पद्धति, जिसके अंतर्गत उसने बताया कि विश्व आत्मा का विकास, दैवीय विचार का विकास द्वंद्व के नियम के अनुसार हुआ। फिर अपनी इस व्याख्या में, मानव इतिहास की व्याख्या में, हीगल ने अगला बिंदु क्या जोड़ा कि मानव सभ्यता का जो इतिहास है वो विश्वात्मा के विकास का परिणाम। हम सभ्यता के विभिन्न युगों की बात करते हैं। हर विचारक अपनी दृष्टि से युग निर्धारण करता है मानव सभ्यता के विकास का। हीगल ने इस सभ्यता के इतिहास को द्वंद्व के नियम के आधार पर विश्लेषित किया और ये माना कि सभ्यता के डेवलपमेंट में भी दैवीय विचार ही कार्य कर रहा है। यानी हम एक युग से दूसरे युग में प्रवेश कर रहे हैं। ये किसका परिणाम है कि विश्व आत्मा विभिन्न युगों में, विभिन्न रूपों में अपने आप को अभिव्यक्त कर रही है। संपूर्ण विश्व उसी विश्वात्मा से, उसी दैवीय विचार से ओतप्रोत है और उसी की शक्ति से संचालित। सभ्यता के विकास की बात जब हम कहते हैं तो मानते हैं कि पूर्व में सभ्यता का पहले विकास हुआ। जो पूर्वी राज्य हैं, भारत, चीन, यहाँ पर
सभ्यता का उदय, सभ्यता का विकास पहली बार हुआ। ये प्राचीन सभ्यताएं मानी जाती हैं। उसके बाद यूनानी सभ्यता का विकास हुआ, रोमन सभ्यता का विकास हुआ। पूर्वी सभ्यता में, चीन में, हीगल क्या कहता है कि विश्वात्मा अपने स्थूल रूप में थी, क्योंकि वहां का जो सामाजिक और राजनीतिक जीवन था वो एक व्यक्ति के द्वारा नियंत्रित था, एक ही शासक के द्वारा नियंत्रित था। आम लोगों को किसी प्रकार की कोई स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। और ऐसा क्यों था? क्योंकि दैवीय विचार इसी रूप में अपने आप को प्रकट कर रहा था, विश्वात्मा इसी रूप में अपने आप को प्रकट कर रहा था। अब विश्वात्मा चीन से विकसित होते हुए कहां पहुंची? भारत में पहुंची। पूर्वी सभ्यता चल रही है अभी। भारत में पहुंची तो क्या हुआ? वहां पर राजा के साथ ब्राह्मण भी मिल गए। समाज का एक जो उच्च वर्ग था ब्राह्मण, वो मिल गया और राजा और ब्राह्मण दोनों मिलकर शासन करने लगे। और इन दोनों के गठबंधन के सम्मुख आम जनता खुद को असहाय समझने लगी, यानी उसकी रही सही स्वतंत्रता भी जाती रही। जब एक नहीं दो दो शासक उस पर हावी हो गए, राजा तो पहले था ही, राजा के साथ ब्राह्मण भी हो गए, तो जनता की स्वतंत्रता बिल्कुल समाप्त हो गई। ये विश्वात्मा की अभिव्यक्ति थी। विश्वात्मा ने अपने आप को इसी रूप में प्रकट किया। इसके बाद विश्वात्मा द्वंद्व के नियम के अनुसार फिर विकसित हो रही है, और वो कहां पहुंच रही है? यूनान और रोम में। यूनान और रोम में क्या हुआ? जनता ने शासकों से अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना शुरू किया। पहले जहां राजा और ब्राह्मण के शासन के अंतर्गत जनता असहाय थी, चीन और भारत में, वहीं यूनान में पहुंचकर क्या हुआ? अब विश्वात्मा इस रूप में अपने आप को प्रकट करती है कि जनता ने निरंकुश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया करनी शुरू कर दी, और उस प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप उसको कुछ स्वतंत्रता तो प्राप्त हुई। प्राचीन यूनान में सबसे पहले लोकतंत्र स्थापित हुआ था, यूनान के नगर राज्यों में। ये लोकतंत्र जनता के इसी संघर्ष का परिणाम। लेकिन ये स्वतंत्रता कैसी थी जो यूनानी राज्यों में जनता को प्राप्त हुई थी? ये राजनीतिक स्वतंत्रता थी, यानी जनता को अपने राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए, शासन के सम्मुख अपनी बात रखने का अधिकार प्राप्त हुआ, उसकी गलत बातों का विरोध करने का अधिकार प्राप्त हुआ, जो एक राजनीतिक अधिकार था। हीगल कहता है कि ये स्वतंत्रता जो यूनानी राज्यों में, रोमन राज्यों में लोगों को प्राप्त हुई, वो राजनीतिक स्वतंत्रता थी, आत्मिक स्वतंत्रता नहीं थी, नैतिक स्वतंत्रता नहीं थी। आपको याद होगा कि हीगल ने क्या कहा कि मानवीय चेतना का चरम लक्ष्य क्या है? मानव जीवन का चरम लक्ष्य क्या है? नैतिक स्वतंत्रता प्राप्त करना, आत्मिक स्वतंत्रता प्राप्त करना। और इस आत्मिक स्वतंत्रता की प्राप्ति में राज्य सबसे बड़ा सहायक है। तो हीगल ये कहता है कि विश्वात्मा भी अपनी पूर्णता की ओर अग्रसर है, दैवीय विचार गतिशील है और पूर्ण बनने के लक्ष्य की तरफ अग्रसर है। विश्वात्मा कब अपने आप को पूर्ण महसूस करेगी? जब वो राज्य के माध्यम से हर व्यक्ति को उसकी आत्मिक स्वतंत्रता, उसकी नैतिक स्वतंत्रता प्रदान करने में सक्षम होगी। हीगल ये कहता है कि सभ्यता के विकास का अगला चरण
जर्मन सभ्यता के विकास में होगा, क्योंकि जर्मनी में जो राज्य स्थापित होगा, विकसित होगा, उस राज्य में सभी को आत्मिक विकास के पूर्ण अवसर प्राप्त होंगे। यानी जर्मन राज्य ही जनता को नैतिक स्वतंत्रता उपलब्ध कराने में सहायक होगा। और यहाँ पर जनता और शासन के बीच की जो खाई है वो पट जाएगी। दोनों के हित और उद्देश्य एकीकृत हो जाएंगे। कैसे कि एक तरफ व्यक्ति की चेतना नैतिक स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहेगी और दूसरी तरफ विश्वात्मा अपने आप को पूर्ण बनाते हुए हर व्यक्ति को राज्य के माध्यम से नैतिक स्वतंत्रता उपलब्ध कराने की कोशिश करेगी। इस आधार पर हीगल ने क्या घोषणा की कि प्रशिया यानी जर्मनी शीघ्र ही एक प्रबल शक्तिशाली राज्य के रूप में विकसित होगा और यूरोप के समूचे महाद्वीप का अधीश्वर बन जाएगा। यहाँ पर हीगल ने क्या कहा, थोड़ा अंतर विरोध देखने को मिलता है हीगल के चिंतन में। हीगल ये कहता है कि जर्मन राज्य में पहुंचकर विश्वात्मा अपने पूर्ण विकास को प्राप्त करेगी और ये अंतिम संश्लेषण होगा, यानी उसके बाद कोई वाद नहीं निकलेगा, उसके बाद कोई नया राज्य डेवलप नहीं होगा, उसके बाद विश्वात्मा अपने आप को किसी संस्था में व्यक्त नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पर आकर विश्वात्मा अपने पूर्ण विकसित स्वरूप को प्राप्त कर लेगी और जर्मनी समूचे यूरोपीय महाद्वीप का अधीश्वर बन जाएगा। तो ये थी हीगल की मानव सभ्यता की या मानव इतिहास की दार्शनिक व्याख्या, जिसको उसने द्वंद्व के नियम के आधार पर विश्लेषित करने का प्रयास किया है।